तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो आंसर होगा मोहन चरण मांझी ने। तो उड़ीसा में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है और उड़ीसा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? मोहन चरण मांझी ने। अच्छा, उन्हें शपथ किसने दिलाई? तो उड़ीसा के जो गवर्नर हैं, कौन है? रघुबर दास। और इस तरह से वे उड़ीसा के 15वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं। वैसे 2 डेप्यूटी सीएम भी बने हैं, केवी सिंह देव और पार्वती परिदा। वैसे आपको याद होगा यहाँ पे उड़ीसा में सन 2000 से यानी कि 24 सालों तक यहाँ लगातार बीजू जनता दल पार्टी के नवीन पटनायक मुख्यमंत्री रहे थे। और अगर इस बार भी वो जीत जाते तो एक रिकॉर्ड बना लेते। कौन सा रिकॉर्ड? सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड। पर उनका ये सपना टूट गया क्योंकि बीजेपी आ गई। और आप देखोगे उड़ीसा के इतिहास में बीजेपी पहली बार सरकार बना रही है। लेकिन आप जानते हो, अगर हम बात करें कि अभी तक सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, ये रिकॉर्ड किनके नाम है? तो सिक्किम के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे पवन कुमार चामलिंग के नाम है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सचिव कौन बने हैं? तो आंसर होगा इंद्रपाल सिंह बिंद्रा। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके नए सेक्रेटरी बन गए हैं कौन? IRS अधिकारी इंद्रपाल सिंह बिंद्रा। इन्होंने किनका स्थान लिया? अनुपमा आनंद का स्थान लिया। देखो, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की बात करें यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो ये भारत की एक विनियामक संस्था है। केंद्र सरकार ने इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 2003 में की थी। और इसका उद्देश्य क्या है? प्रतिस्पर्धा को नुकसान पहुंचाने वाली प्रथाओं को रोकना, बाजारों को प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और उसे बनाए रखने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना। और इसके अध्यक्ष हैं रवनीत कौर। फिर आपसे पूछ रहे हैं भारतीय सेना के नए प्रमुख कौन होंगे? तो आंसर होगा उपेंद्र द्विवेदी। तो उपेंद्र द्विवेदी ये वर्तमान में हमारी थल सेना के उप प्रमुख हैं। और आप जानते हो हमारे प्रमुख यानी कि आर्मी चीफ कौन है? मनोज पांडे हैं। लेकिन अभी वो 30 जून 2024 को रिटायर्ड हो रहे हैं, तो उनके स्थान पे हमारे नए आर्मी चीफ बन जाएंगे ये उपेंद्र द्विवेदी। वैसे तो मनोज पांडे ये पिछले महीने यानी कि 31 मई को रिटायर्ड हो रहे थे, लेकिन उनका कार्यकाल 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। तो सिंपल सा याद रखेंगे, हमारे नए आर्मी चीफ अब कौन होंगे? उपेंद्र द्विवेदी होंगे। किनका स्थान लेंगे ये भी याद रखना, मनोज पांडे का। वैसे अभी हमारे नए नौसेना प्रमुख नेवल चीफ बने हैं कौन? दिनेश कुमार त्रिपाठी। ये भी इंपॉर्टेंट नाम है। और इन्होंने किनका स्थान लिया था? आर हरि कुमार का। बाकी इंद्रपाल सिंह अभी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सचिव बने। और कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने थे। अच्छा, वैसे आर्मी डे हम कब मनाते हैं? 15 जनवरी को मनाते हैं। और एयर चीफ मार्शल कौन है हमारे? विवेक राम चौधरी हैं। वो पुराने ही हैं, ये 2 अभी नए हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, हमारे दूसरे नंबर के CDS का नाम भी याद रखना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान उनका नाम है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो आंसर होगा पेमा खांडू। तो बीजेपी पार्टी के हैं पेमा खांडू और अभी इन्होंने लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो पेमा खांडू जी ये लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं। शपथ कौन दिलाते हैं? राज्य के गवर्नर। कौन है? KT। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में वेकर उज जमान किस देश के नए सेना प्रमुख बने हैं? तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो अभी लेफ्टिनेंट जनरल वेकर उज जमान ये 3 सालों के लिए बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख बनाए गए हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में एशियन एसोसिएशन ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जन्स ने किसे अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो आंसर होगा डॉक्टर कपिल दुआ को। तो अभी एशियन एसोसिएशन ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जन्स ने अभी डॉक्टर कपिल दुआ को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये जो डॉक्टर कपिल दुआ है, इनके बारे में आपको बताऊं, इससे पहले वो 2022-23 तक इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जरी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उससे पहले 2016-17 में एसोसिएशन ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जरी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर कपिल दुआ ये भारत के इकलौते हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं जिन्होंने हेयर रिस्टोरेशन में नेशनल, ग्लोबल और एशियन ऑर्गेनाइजेशन का नेतृत्व किया है। और अभी ये एशियन एसोसिएशन ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जन्स के नए अध्यक्ष बन गए हैं। ये एशिया में, मतलब ये जो एशियन एसोसिएशन ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जन्स है, ये एशिया में हेयर रिस्टोरेशन सर्जरी को डेवलप करने के लिए काम करता है, जिसके अभी ये अध्यक्ष बन गए। अच्छा, कपिल से एक नाम और याद आएगा, कपिल सिब्बल का सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। कृष्णा एल्ला इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स के अध्यक्ष बनाए गए थे। और हरेंद्र सिंह
वुमेन्स हॉकी टीम के कोच बने थे? तो इनके भी नाम ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस भारतीय ने हेल्ब्रॉन नेकर कप 2024 एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल मेन सिंगल का टाइटल जीता? तो आंसर होगा सुमित नागपाल ने। तो पहले अगर हम बात करें कि ये हेल्ब्रॉन नेकर कप 2024 एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ? जर्मनी में हुआ। और अभी उसी में मेन सिंगल का टाइटल जीत लिया है भारतीय टेनिस प्लेयर सुमित नागपाल ने। और आप कह सकते हो ये उनका 6वां एटीपी चैलेंजर खिताब है। एटीपी मतलब एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। उन्होंने यहाँ पे स्विट्जरलैंड के अलेक्जेंडर रिचर्ड्स को हराया है। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट 2024 का पहला संस्करण किसने जीता? तो आंसर होगा जू वेंजुन ने। तो नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 2024 की हम बात कर रहे हैं। इसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए ये चैंपियनशिप हुई थी, पर महिलाओं के लिए पहली बार ये हुआ था। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है महिलाओं के लिए, तो उसे किसने जीता? जू वेंजुन ने। ये चाइना की प्लेयर है। वहीं पुरुषों में किसने जीता होगा? आप अंदाजा लगा सकते हो। जो वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर हैं मैग्नस कार्लसन, वो विजेता रहे, वो नॉर्वे से ही है। तो महिलाओं का भी मैंने आपको बता दिया, पहला संस्करण था महिलाओं का, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जू वेंजुन रही थी विजेता, और पुरुषों का भी मैंने आपको बता दिया। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप लुइस विले में जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर कौन है? तो आंसर होगा पूजा तोमर। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप की, जो कि हुई कहाँ पे? लुइस विले अमेरिका में। और इसमें द साइक्लोन के नाम से फेमस भारतीय महिला फाइटर पूजा तोमर इसमें जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर बन गई हैं। वे भारत में किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो उत्तर प्रदेश की बेटी हैं वो। और ये जो चैंपियनशिप है ये एक मिक्स्ड मार्शल आर्ट चैंपियनशिप है। यहाँ पे उन्होंने ब्राजील की फाइटर को हराया है। तो पूजा तोमर का नाम आप याद रखेंगे। फिर आपसे पूछ रहे हैं, 2025 में हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर होगा भारत। तो 2025 में हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी ये भारत करेगा। वैसे आपको बता दूं, भारत पहले भी 3 बार हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी कर चुका है। 2013 में भी किया था जब वो दिल्ली में हुआ था, 2016 में लखनऊ में, और 2021 में भुवनेश्वर में। अब 2025 में भी भारत में होगा। भारत में कहाँ पे होगा वो भी नहीं बताया गया, लेकिन भारत में होगा। और 2025 में पहली बार इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में 24 टीमें हिस्सा लेंगी। और जो इसका लास्ट एडिशन हुआ था ना, वो 2023 में हुआ था हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप का। वो मलेशिया में हुआ था, और उसे किसने जीता था? जर्मनी ने जीता था। अब 2025 में अगला होगा वो भारत में होगा। अच्छा, फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस 2024 को जीता किसने? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन ने। आप जानते हो मैक्स वर्स्टपन ये रेड बुल के ड्राइवर हैं, और अभी इन्होंने कैनेडियन ग्रैंड प्री फार्मूला 1 रेस को जीत लिया है। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में शामिल होने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन बन गए? तो आंसर होगा संग्राम सिंह। तो पूर्व कॉमनवेल्थ हैवीवेट चैंपियन है संग्राम सिंह, और अभी ये मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में शामिल होने वाले पहले भारतीय पुरुष हैं। या यूं बोल दूं कि पूजा तोमर के बाद मिक्स्ड मार्शल आर्ट ज्वाइन करने वाले ये दूसरे भारतीय फाइटर हैं। अच्छा, पूजा तोमर के बारे में तो अभी हमने पढ़ाई था। पूजा तोमर वे अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी, तो उनका नाम भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, मोटो जीपी भारत का जो 2025 में जो एडिशन होगा वो कहाँ पर होगा? मतलब उसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। अच्छा, आपको ये तो याद होगा ना कि 2023 में जो मोटो जीपी रेस भारत में हुई थी बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में, उसको स्पॉन्सर किया था किसने? इंडियन ऑयल ने। और उसको जीता किसने था? तो आंसर होगा मार्को बेच्चेजी ने। वो डुगाटी जो गाड़ी आती है उसके ड्राइवर हैं और इटली के रहने वाले हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में विश्व जूनियर गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप का पुरस्कार किसने जीता है? तो आंसर होगा दिव्या देशमुख। तो भारत की 18 वर्षीय महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं दिव्या देशमुख, और अभी इन्होंने गुजरात के गांधीनगर में आयोजित वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप अंडर 20 गर्ल्स कैटेगरी का खिताब जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में बुल्गारिया की चेस प्लेयर को हराया। तो दिव्या देशमुख का नाम याद रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 9 जून को। तो अभिलेखों और अभिलेखागारों के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस, इंग्लिश में बोलोगे तो इंटरनेशनल आर्चीव्स डे के रूप में मनाया जाता है।
अच्छा, वैसे 9 जून को एक और दिवस होता है, विश्व प्रत्यायन दिवस, वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे, और उसकी भी थीम है एक्रेडिटेशन एम्पावरिंग टुमारो एंड शेपिंग द फ्यूचर। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य है व्यापार बढ़ाना और पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा चिंताओं को दूर करना जैसे उद्देश्यों को पूरा करना है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले, ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा जून को। तो ये डे इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है। हिंदी में बोलोगे तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, अंग्रेजी में होगा इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले। कब मना रहे हैं? 11 जून 2024 को, और थीम है प्ले मेक्स अ बेटर वर्ल्ड। अच्छा, खेल से 2 दिवस आपको और याद दिलाता हूं। एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे होता है, वो 6 अप्रैल को होता है, और भारत में जो हम नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं वो 29 अगस्त को होता है, मेजर ध्यानचंद जी की जयंती को, जो कि हॉकी के महान जादूगर कहे जाते हैं। और अब ये एक नया दिवस आ गया, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 12 जून को। तो हर साल पूरी दुनिया में 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के रूप में मनाया जाता है। पहली बार इस दिन को 2002 में मनाया गया था। कौन मनाता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना, इसका मुख्यालय आपको मिलेगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, और हेड हैं गिलबर्ट होंगबो, जो कि इस पद पर आने वाले पहले अफ्रीकी भी हैं। और ये इंटरनेशनल लेबर डे भी मनाता है। याद रखना, इंटरनेशनल लेबर डे होता है 1 मई को, और वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर जो हम पढ़ रहे हैं ये 12 जून को होता है। वैसे इस बार की थीम क्या है? आइए अपनी प्रतिबद्धताओं पर कार्य करें, बाल श्रम को समाप्त करें। इंग्लिश में बोलोगे तो लेट्स एक्ट ऑन अवर कमिटमेंट्स एंड चाइल्ड लेबर। अच्छा, बाल श्रम के बारे में आपने कई बार सुना होगा। बाल श्रम है क्या? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार इसकी डेफिनेशन है कि वो कार्य जो बच्चों के स्वास्थ्य और विकास के लिए खतरनाक है, वो बाल श्रम है। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार बच्चों की न्यूनतम कामकाजी उम्र रखी है 15 वर्ष। वहीं कुछ और प्रश्न मैं आपको बताता हूं, इसी से संबंधित और इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखाने, खदान या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर रोक लगाता है? कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 24, आर्टिकल 24। और यहाँ पे एक अच्छा प्रश्न ये भी बनता है कि 1979 में भारत सरकार के द्वारा बाल श्रम पर कौन सी समिति गठित की गई थी? तो आंसर होगा गुरुपद स्वामी समिति। और इसी समिति की सिफारिश पर ही 1986 में बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम लागू किया गया था। लेकिन इस अधिनियम में 2016 में संशोधन किया गया और इसने सभी रोजगारों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ये भी याद रखना अच्छा प्रश्न है। अच्छा, वैसे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बाल श्रम आपको देखने को मिलेगा अफ्रीका में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, उसके बाद एशिया प्रशांत क्षेत्र में। वैसे बच्चों से एक दिवस आपको और याद होगा, वर्ल्ड चिल्ड्रन डे। अब वर्ल्ड चिल्ड्रन डे कब होता है? ये 20 नवंबर को होता है, और भारत में जो हम चिल्ड्रन डे मनाते हैं वो 14 नवंबर को मनाते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे यानी कि रंगहीनता जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया गया? तो आंसर होगा 13 जून को। तो हर साल 13 जून को इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। थीम क्या है? इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे के 10 वर्ष, सामूहिक प्रगति का 1 दशक। एल्बिनिज्म क्या है? तो ये एक अनुवांशिक विकार है। ये त्वचा संबंधी विकार होता है जिसके कारण त्वचा, आंखें, बाल पूरी तरह से रंगहीन हो जाते हैं, या फिर कहूं बहुत कम रंग इनमें होता है। तो एल्बिनिज्म से ग्रसित लोग धूप में अति संवेदनशील होते हैं और उनमें स्किन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। वैसे तो रंगहीनता के रोकथाम करना संभव नहीं है क्योंकि ये एक अनुवांशिक विकार है। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में सिक्किम के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो आंसर होगा प्रेम सिंह तमांग। तो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के नेता हैं, अध्यक्ष हैं प्रेम सिंह तमांग, और उन्होंने अभी 10 जून 2024 को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। और इस तरह से आप कह सकते हो कि लगातार दूसरी बार सिक्किम के ये मुख्यमंत्री बने हैं। उन्हें शपथ किसने दिलाई होगी? जो सिक्किम के गवर्नर हैं। कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में आरबीआई ने किसकी अध्यक्षता में भुगतान धोखाधड़ी के जोखिमों को कम करने के लिए एक समिति का गठन किया? तो आंसर होगा एपी होटा। तो अभी आरबीआई ने भुगतान धोखाधड़ी के जोखिमों को कम करने के लिए एक समिति गठित की है। किसकी अध्यक्षता में? एपी होटा की अध्यक्षता में। और ये कौन है?
वे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के पूर्व एमडी सीईओ है। एपी होटा इनका नाम है। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में किसे द एशियन बैंकर द्वारा एशिया प्रशांत में बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार मिला है? तो आंसर होगा सेबी को। तो अभी एशियन बैंकर ने सेबी को भारत के प्रतिभूति बाजारों यानी कि सिक्योरिटीज मार्केट या बोलूं शेयर मार्केट को जिस प्रकार से इन्होंने कंट्रोल किया, रेगुलेट किया है और उसे बेहतर बनाने के लिए जो जो काम इन्होंने किए हैं उसी के लिए अभी सेबी को बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का खिताब दिया गया। देखो सेबी की बात करते हैं, सेबी मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और स्थापना की बात करें तो देखो वैसे तो सेबी की स्थापना 1988 में भारत सरकार की तरफ से कर दी गई थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर सेबी को कानूनी मान्यता मिलती है 1992 में। अच्छा 1992 से एक और चीज आप लिंक करके याद रख लो, प्रोजेक्ट एलिफेंट ये कब आया था? 1992 में। सेबी का हेडक्वार्टर मिलेगा मुंबई में और इसकी हेड है कौन? माधवी पुरी बुच। सेबी की पहली महिला हेड है ये माधवी पुरी बुच। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो आंसर होगा अनामिका बी राजीव। तो सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव अभी भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। ये इनका नाम आपको याद रखना है, यही प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में बिल गेट्स ने अपनी आत्मकथा को लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो आंसर होगा सोर्स कोड। तो माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक हैं बिल गेट्स और इन्हीं की ऑटोबायोग्राफी है ये जिसका नाम है सोर्स कोड। इसका पूरा नाम है सोर्स कोड माय बिगिनिंग। तो इस बुक में इनके बारे में बताया गया है, इनका जो संघर्ष जीवन रहा था, कैसे सफलता प्राप्त की, ये सब इस बुक में आपको मिलेगा। और ये बुक 2025 में बाजार में आना चालू हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग मार्क करेंगे, एग्जाम में पूछे जाने वाला ये प्रश्न है। देखो पहले माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं। स्थापना होती है 1975 में। इसके फाउंडर है बिल गेट्स और पॉल एलन। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन अमेरिका में। सीईओ सत्या नडेला है। इस प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका तो उत्तर होगा 129। देखो कौन सा इंडेक्स है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 किसने जारी किया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। भारत की रैंक क्या है? 129 है टोटल 146 देशों में से। और इसमें टॉप की बात करेंगे तो टॉप 3 की बताता हूं मैं आपको। आइसलैंड टॉप पर है, सेकंड पे फिनलैंड है और थर्ड पे नॉर्वे है। और सबसे लास्ट में भी बता दूं 146 नंबर पर सूडान है। तो इंडेक्सेस में यही मुख्य रूप से चीजें याद रखनी होती है। इंडेक्स कौन सा है, किसने जारी किया है, भारत की रैंक क्या है, टॉप पर कौन है, और ज्यादा से ज्यादा ये याद रख लो कि लास्ट पे कौन है। तो ये जो इंडेक्स है ये इंडेक्स लैंगिक समानता को मापता है कि कोई देश अपने संसाधनों और अवसरों को अपनी पुरुष और महिला आबादी के बीच कितनी अच्छी तरह से बांट रहा है, विभाजित कर रहा है। तो खैर एग्जाम में आपसे मतलब वगैरह नहीं पूछेंगे, इंडेक्स याद रखना कौन सा है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है। भारत 129 नंबर पर है। अब इंडेक्स फिर आपसे पूछ रहे अभी जून 2024 में भारत और किस देश के बीच में जिमेक्स 2024 का 8वां संस्करण हुआ? तो इसका तो उत्तर हो जाएगा जापान। देखो यहाँ पे हम जिमेक्स 2024 मिलिट्री एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। इसकी फुल फॉर्म देखो, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, मतलब ये एक नौसेना का अभ्यास है, भारत और जापान के बीच में हुआ। नाम से ये चीजें समझ में आ रही है। और क्या क्या याद रखना है कि अभी 2024 में इसका ये 8वां संस्करण है। कहाँ पे हुआ? जापान के योकोसुका में हुआ है। और इसमें भारत की तरफ से INS शिवालिक नाम के जहाज ने हिस्सा लिया, ये ध्यान में रखना है। वैसे मैं आपको बता दूं इसका जो पहला संस्करण है वो 2012 में हुआ था, वो जापान में हुआ था। और अभी लास्ट जो एडिशन है 7वें नंबर का वो 2023 में हुआ था, भारत के विशाखापत्तनम में। फिर देखो ये भी अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट मार्क करना है इसको भी, कि अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो आंसर होगा 2025 को। तो अभी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। अच्छा वैसे मैं आपको बता दूं कि इससे पहले संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को सहकारिता का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, 2025 को ही शांति और विश्वास का अंतरराष्ट्रीय वर्ष और 2025 को ही ग्लेशियर संरक्षण का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। और अभी ये क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतरराष्ट्रीय वर्ष 2025 को ही घोषित किया गया है। तो ये आप ध्यान में रखना। और वैसे आप जानते ही होंगे कि 2024 को अंतरराष्ट्रीय कैमेलिड्स वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। अब आपके लिए एक होमवर्क प्रश्न है कि बताओ अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया था? 2022 को या 2023 को? यह आपके लिए होमवर्क प्रश्न है।
अच्छा, यहाँ पे ये एक प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, ये अच्छा प्रश्न है, इसे सुनो कि 1925 में किस वैज्ञानिक के शोध पत्र के प्रकाशन को क्वांटम यांत्रिकी का नींव माना जाता है? तो आंसर होगा जर्मन वैज्ञानिक वर्नर हाइजेनबर्ग। और ये कब की बात है? 1925। तो आप देख सकते हो इस घटना को इस साल 2025 में पूरे 100 वर्ष हो रहे हैं, इसीलिए तो 2025 को ये वर्ष घोषित किया है। कौन सा? क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। अब आपको समझ में आया कि ऐसा क्यों किया गया, इसीलिए ये प्रश्न करवाया मैंने आपको। हमें किस देश ने प्रस्ताव पेश किया था, मतलब किस देश ने बोला था? तो वो अफ्रीकी देश है घाना, ये भी याद रखें। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसे विश्व की लघु संसद भी कहते हैं। और यहां से सबसे अच्छा प्रश्न ये बनेगा, वैसे तो अभी इसकी 78th सेशन चल रहा है, 78वां सत्र चल रहा है, और उसके अध्यक्ष तो आप जानते ही हो कौन है, डेनिस फ्रांसिस हैं, जो किस देश के हैं? त्रिनिदाद एंड टोबैगो। और ये सत्र चलेगा अभी अक्टूबर सितंबर तक, फिर सितंबर 2024 से अगला सत्र शुरू हो जाएगा, 79 नंबर का सेशन स्टार्ट हो जाएगा। और उसके अध्यक्ष अभी से बना दिए गए हैं, मतलब उनकी घोषणा कर दी गई है। क्या नाम है उनका? चलो उनका नाम मैं आप ही के ऊपर छोड़ता हूं, क्योंकि उनका नाम अगर आपको याद नहीं है तो आप सर्च करके लिखोगे तो वो नाम आपको याद होना जरूरी है। तो आप जब सर्च करके लिखोगे तो आपको वो याद होगा, तो इसीलिए ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न छोड़ता हूं। हाँ, इतनी सी मैं आपकी मदद कर देता हूं, वो किस देश के हैं ये आपको बता देता हूं, वो कैमरून के हैं। बाकी जो प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं उनके उत्तर आपको जरूर देने होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके कमेंट्स देख करके, और रेगुलर देखता हूं उनके कमेंट्स, और इसका बेनिफिट उनको मिल भी रहा होगा। वो ऐसा कमेंट करते हैं, इससे मुझे फायदा नहीं है, इससे उनको फायदा हो रहा है। देखो एक बात ध्यान रखना, जीवन में शायद कभी काम आ जाए, जितना चाकू को घिसा जाता है ना, उतनी ही उसकी धार मजबूत होती है, और इतनी धार मजबूत हो जाती है कि एक बार अड़ने मात्र से ही वो सामने वाले को अड़ने मात्र से ही काट देता है, इतना शक्तिशाली हो जाता है। तो इसी तरह से अगर आपको अपनी धार मजबूत करनी है तो घिसना तो आपको पड़ेगा, वरना फिर वो दूसरे चाकू देखे ना, ब्लंट नाइफ जिसे कहते हैं, भोंटा चाकू कहते हैं, है ना, जिसकी धार नहीं होती, वो कुछ काटता ही नहीं है, क्योंकि उसने तकलीफ नहीं झेली है ना घिसने की, तो फिर इसकी कोई कदर नहीं होती, कोई नहीं पूछता उसको। तो बेटे घिसना तो पड़ेगा। चलो फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रश्न में पूछ रहे अभी हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री निजुत मोइन योजना शुरू की है? तो आंसर होगा असम। देखो मैंने आप लोगों को बोला था ना, एक बार इलेक्शन हो जाने दो, फिर सारे राज्य काम करना शुरू करेंगे, अपनी योजनाएं लाना शुरू करेंगे, या जो भी उनको काम करने फिर वो शुरू हो जाएंगे, फिर अच्छी अच्छी और न्यूज आना स्टार्ट हो जाएगी। तो अब सब इलेक्शन वगैरह हो गए, तो अब आपको अच्छी अच्छी न्यूज देखने को मिलेगी। तो इसका तो उत्तर हो जाएगा असम। तो अभी असम सरकार ने राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और बाल विवाह को समाप्त करने के लिए ये एक नई योजना शुरू की है। इसका नाम रखा है मुख्यमंत्री निजुत मोइन योजना। और इसमें होगा क्या? इसमें छात्राओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी अगर वो पढ़ेगी तो। अगर वो बालिका माध्यमिक शिक्षा की छात्रा है, सेकेंडरी एजुकेशन की अगर वो स्टूडेंट है, तो हर महीने उसे 1000 रुपये मिलेंगे। अगर वो छात्रा 3 साल या 4 साल का डिग्री ग्रेजुएशन करती है तो हर महीने उसे 1200 रुपये मिलेंगे। अगर वो छात्रा पीजी या बीएड करती है तो उसे हर महीने 2500 रुपये मिलेंगे। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बाल विवाह को समाप्त करना। क्योंकि पैसे के लालच में ही सही जो पेरेंट्स होंगे वो अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, उनका बाल विवाह नहीं करेंगे। तो ये इस योजना का उद्देश्य है। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि जोशी मठ का नाम बदलकर क्या कर दिया जाएगा? तो आंसर होगा ज्योतिर्मठ। तो अभी केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित जोशी मठ का नाम बदलने को मंजूरी दे दी है। तो अब जोशी मठ को उसके प्राचीन नाम ज्योतिर्मठ से जाना जाएगा। जोशी मठ, इसको बद्रीनाथ धाम का प्रवेश द्वार भी माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इस इलाके में कल्प वृक्ष के नीचे तपस्या की थी। इस तपस्या के बाद उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और दिव्य ज्ञान ज्योति और ज्योतेश्वर महादेव की वजह से इस जगह को, इस स्थान को ज्योतिर्मठ कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में स्पेशल ऑडियो का इस्तेमाल कर फोन कॉल करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बन गई? तो आंसर होगा नोकिया। तो नोकिया ने स्पेशल ऑडियो का उपयोग करके दुनिया का पहला फोन कॉल किया है, और इसी के साथ नोकिया स्पेशल ऑडियो का इस्तेमाल कर फोन कॉल करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। ये दुनिया में संचार के तरीकों को बदल सकता है, जिससे कॉल करने का अनुभव और अच्छा हो जाएगा। स्पेशल ऑडियो क्या है? ये एक ऐसी तकनीक है जो ध्वनि को, जो साउंड को 3D स्पेस में प्रस्तुत करती है। मतलब
मतलब जो साउंड है, जो आवाज़ है, वो अलग अलग दिशाओं से आती हुई महसूस होती है, जिससे सुनने का अनुभव अधिक रियलिस्टिक और इमर्सिव हो जाता है। वैसे इसका इस्तेमाल म्यूजिक इंडस्ट्री में, फिल्म, टेलीविज़न, वीडियो गेम्स, वर्चुअल रियलिटी, इन सब में किया जाता है, लेकिन पहली बार अभी फ़ोन कॉल्स में किया गया। नोकिया, ये भारत की कंपनी नहीं है जो हम पहले बचपन में सोचते थे, ये फिनलैंड की कंपनी है, ध्यान में रखना।